नमस्कार दोस्तों। देखिए, परीक्षा तक प्रतिदिन सीरीज़ में आज हमारा ये दूसरा बिंदु है और आज हम जिस बिंदु को लेकर के बात करने वाले हैं दोस्तों वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सामान्य सिद्धांत। दोस्तों, ये भी वो बिंदु है जहाँ से परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न आता रहा है। जैसा कि आपको विदित है, मैं परीक्षा तक प्रतिदिन में केवल उन्हीं बिंदुओं की बात करने वाला हूं जहां से प्रश्न निश्चित रूप से आता ही आता है। तो दोस्तों, यहां पर विकास के सामान्य सिद्धांतों में कुछ खास सिद्धांत हैं जो हमें निश्चित रूप से स्मरण रखने हैं। दोस्तों, पहला हमारा इसमें जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों, एक बालक जो होता है उसमें विकास गर्भावस्था से लेकर के जन्म के बाद की प्रत्येक अवस्था में निरंतर बना रहता है, यानी कभी रुकता नहीं है, थमता नहीं है। इसी को बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर है दोस्तों क्रमिक विकास का सिद्धांत। एक बालक में होने वाला जो विकास होता है वो क्रमिक रूप से होता है, एक निश्चित क्रम में होता रहता है। जैसे कि बालक में होने वाले जितने भी गामक विकास हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे भाषा का विकास LSRW के क्रम में होता है। इसी प्रकार से शारीरिक प्रकार के विकास जब होते हैं बालक में, तो मान लीजिए बालक के अंदर हड्डियों का विकास होता है तो जन्म के समय 270 हड्डियां होती है, फिर उनकी संख्या बाल्यावस्था तक बढ़कर 350 हो जाती है और फिर वापस घट कर के 206 रह जाती है प्रौढ़ावस्था में। तो ये एक निश्चित क्रम है, इसी क्रम में बालक का विकास होगा। यानी सभी बालकों में गामक विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है सहसंबद्धता का सिद्धांत। सहसंबद्धता के सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों, एक विकास दूसरे विकास से संबद्ध होता है। यानी बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो आगे के जितने भी चाहे संवेगात्मक है, नैतिक है, सामाजिक है, सभी विकास भी अच्छे होंगे। इसको बोलते हैं सहसंबद्धता का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत। दिशा के सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों, बालक में विकास जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। बालक में गर्भावस्था के समय यदि हम बात करें तो कुप्पू-स्वामी और गैसेल के अनुसार गर्भावस्था में केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। यानी कि केंद्रीय अंगों का निर्माण जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, लीवर है, इनका पहले निर्माण होता है, बाह्य अंगों का बाद में निर्माण होता है। जन्म के बाद की स्थिति की बात करें तो भी दिशा का सिद्धांत काम करता है। यहाँ पर पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद में अंतिम रूप से पैरों का विकास होता है। यानी कि एक बालक जो होता है 1 महीने का जब होता है तो सिर पर कंट्रोल करता है, 2 महीने का सीने पर करता है, इसी प्रकार से लगभग 4 महीने का वो कमर पे करता है। उसके बाद में वो जो है घुटनों के बल चलना सीखता है। फिर 11 महीने का जब होता है तब वो खड़ा होना और अकेला बिना किसी सहारे के खड़ा होना सीख जाता है और लगभग 12 महीने का बालक पैरों पर चलना सीख जाता है। इसका मतलब सिर से पैरों की दिशा में वो नियंत्रण बना पाता है। इसलिए इसको हम दिशा के सिद्धांत के रूप में जानते हैं कि एक बालक जो होता है वो सिर से पैर की ओर विकास करता है। सिर से पैर की ओर विकास को हम मस्तकोद्मुखी विकास भी कहते हैं और केंद्र से परिधि की ओर विकास को अंदर से बाहर का या निकट से दूर का विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता के सिद्धांत का मतलब होता है एक बालक जो होता है उसका विकास दूसरे बालक के विकास से भिन्न होता है। यानी प्रत्येक बालक में विकास की दर और गति भिन्न भिन्न होती है। इसको बोलते हैं भिन्नता का सिद्धांत। चक्राकार विकास का सिद्धांत। चक्राकार विकास के सिद्धांत को वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। वर्तुलाकार या चक्राकार विकास के सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों, एक बालक में जब विकास होता है तो जो विशेष क्षेत्र में विकास बहुत तेज़ी से हो चुका होता है वो कुछ समय के लिए मंद गति से हो जाता है, धीमी गति से हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बंद सा हो गया है और फिर बाकी क्षेत्र के विकास का संतुलन हो जाता है तो फिर वापस वो शुरू हो जाता है। जैसे जन्म के समय बालक का सिर जो होता है वो लगभग 21 से 25% होता है पूरे शरीर के अनुपात में। लेकिन जन्म के बाद में इसका विकास इतना मंद हो जाता है कि जब वयस्क होता है तब तक उसका सिर का आकार जो है वो केवल 10% रह जाता है। इसका मतलब ये एक शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसको चक्राकार इसलिए कहते हैं कि एक चक्र के रूप में होता है, फिर तेज हो जाता है, फिर कम हो जाता है और उस तरह से तीव्रता और कमी के बीच में एक चक्र जैसी व्यवस्था बन जाती है। नेक्स्ट है अगला हमारा इसमें सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। दोस्तों, ये बहुत बार आता है परीक्षा में। इसको जस्ट परीक्षा में देते समय क्या किया जाता है कि बाकी सबको सीधा लिख देंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, फिर पूछेंगे कौन सा एक सिद्धांत नहीं होता।
तो सामान्य से विशिष्ट की जगह वहाँ परीक्षा में दे देते हैं विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, जो गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, एक बालक पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। जैसे करवट बदलना है, बैठा रहना है, घुटनों के बल चलना है, दो पैरों पर बैलेंस बना के खड़ा होना है, फिर दो पैरों पर चलना है। ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होने वाले विकास को दर्शाता है। दोस्तों, आठवां जो सिद्धांत है वो आपको ध्यान में रखना है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत का मतलब होता है बालक प्रारंभ में सभी अंगों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है एक एक अंग के संचालन को सीखता हुआ वह अपने सभी अंगों का संचालन करना सीख जाता है। जैसे हाथ पहले उसको पता नहीं होता कहाँ कहाँ से मुड़ेगा, लेकिन बाद में जिस जो बड़ा होता है उसको समझ में आता है, उंगलियों से मुड़ेगा, बाजू से मुड़ेगा, कोहनी से मुड़ेगा, कंधे से मुड़ेगा, और फिर वो एक हाथ को लेकर के सभी क्षेत्रों से मोड़ते हुए एक साथ काम करने लगता है। तो एकीकरण का सिद्धांत इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। वंश क्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों, एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है, एक बालक का विकास होता है, वो वंश क्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे कि वुडवर्थ ने कहा है, भाई बालक का विकास जो होता है वो वंश क्रम वातावरण का गुणनफल है। तो ये आपस में होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही बालक का विकास होता है। उसके बाद में दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब होता है जैसे माता पिता होते हैं, जैसे उनका मॉडल होता है, स्वरूप होता है, वैसे ही वो संतानों को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य के मनुष्य, पशु के पशु, पक्षी के पक्षी, मछली के मछली ही पैदा होगी, यानी उनके समान ही प्रतिमान उनका होगा। ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपको ध्यान में रखने हैं। सुनिश्चित रूप से आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो एक बार पूरा रिवीजन आपको हुआ होगा, और ये आपको परीक्षा में निश्चित रूप से ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये वो बिंदु है जहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में।